दोस्तों, गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग। थोड़ा इक्वालिटी के बारे में बात कर रहा था जो समाज में परिवर्तन ला सकती है। चाहे वो न्याय के प्रति हो, अधिकारों के प्रति हो, संवेदनशीलता के प्रति हो या किसी व्यक्ति को देखने के दृष्टिकोण के प्रति हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक आम आदमी अगर कुछ गलत काम करता है तो उसे इतना क्विक उसके ऊपर एक्शन उठाया जाता है कि सोचिए ही मत कि नहीं नहीं अभी ये डायरेक्टली इसने गुनाह किया है। बट वहीं अगर सरकार के तरफ से अगर कुछ गलतियां होती है तो उसे छुपाया जाता है, उसे दबा दिया जाता है। तो यहाँ पे अधिकारशाही, चाहे वो न्याय के प्रति हो या फिर अन्याय को देखने का दृष्टिकोण हो, यहाँ पे भी इक्वालिटी नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक समाज को, तबके को अलग देखा जाता है, एक तबके को अलग देखा जाता है। दोस्तों, इस मामले में ऐसी कई बातें निकलेंगी जिससे देश के अखंडता में या फिर विविधता कहो जिसमें एक तरह का एक पार्शियलिटी दिखती है। दोस्तों, बचपन में जब हम खेलते थे, मेरे को अच्छी तरह से याद है। बचपन में हम जब खेलते थे, हम पलंग को गाड़ी बना के खेलते थे। पलंग को हम जीप समझते थे। जैसा हमारे गांव को लेके जाने के लिए जीप में या ऑटो में लोगों को भरते थे, उसी तरह से हम जीप कहीं गांव को लेके जाने के लिए लोगों को बिठा के ट्रैवल करवाने के लिए चाहिए करते थे। तो उस समय हमारे को ड्राइवर के प्रति बहुत बड़ा आदर था। वो किस तरह से ड्राइविंग करते हैं, किस तरह से लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की इतनी बड़ी बोले तो सुविधा प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे ही हर चीज के बारे में है। दोस्तों, आज रियल जिंदगी में देखा जाए तो कॉमन आदमी को एक वोटिंग के दिन, अगर सिर्फ हम देखा जाए एक वोटिंग के दिन उसको अधिकार है, बाद में रियलिटी में उसके जीवन का कोई लेना देना नहीं। अगर उसके ऊपर कोई अन्याय होता है या फिर उसको समाज के अंदर कोई तकलीफ है या महंगाई से वो कहीं मारा जा रहा है या सरकार के कुछ झुंडशाही के वजह से, कहो भारत बंद कर दिया, कोई कहो लॉकडाउन लगा दिया, तो उसका जो नुकसान हो रहा है, उससे जो उसको उसके ऊपर जो आहत पहुंच रही है, यहाँ पे समाज का देखने का दृष्टिकोण सही नहीं है। वहीं किसी नेता की तबियत खराब हो जाती है तो पूरा भारत वहां पे पूरा ये करने लगता है कि अरे वो बीमार है, ये बीमार है। क्यों? क्योंकि मीडिया ने फोकस किया है। क्यों नहीं दोस्तों, कॉमन आदमी को मीडिया फोकस करता है उसकी समस्याओं को। सोशल जस्टिस का मामला आता है, फिर 65 लाख परिवारों को मीडिया अनदेखा करता है। क्या करना है? उनकी पेंशन बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, या फिर बेरोजगारों का है, करोड़ों बेरोजगार है, तो उनके मुद्दे को हम कहां ला रहे हैं? उनके मुद्दों को हम नहीं लाते हैं। फिर हमको क्या मिलना है? हमको टीआरपी चाहिए, हमको कंगना जी का मुद्दा चाहिए, हमको रिया जी का मुद्दा चाहिए, हमको सुशांत सिंह राजपूत जी का मुद्दा चाहिए। तो क्या ये टीआरपी ये पिछले 70 साल से होता आ रहा है दोस्तों, जिसके चलते विकास के मुद्दों को दूर ढकेल दिया गया। लोगों के, जनताओं के समस्याओं को, जनता के ऊपर हो रहे अन्याय को, जनता के ऊपर हो रहे शोषण को पूरी तरह से खंडित किया गया, उन्हें टाइम पास की तरह देखा गया। दोस्तों, ये मुद्दे हैं। आज 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 मैं फेसबुक को शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि फेसबुक के चलते हमें अभिव्यक्ति मिली है, हमारी बात जनता तक। अपने दोस्तों, चलो ठीक है, हमारा हमारा दायरा कहां तक होगा? हमारा दायरा 100 दोस्तों तक होगा, 50 लोगों तक होगा, 1000 लोगों तक होगा, 5000 लोगों तक। लेकिन कम से कम हमें बात करने की अभिव्यक्ति तो मिल रही है। एक समय हमारे पास तो ये अभिव्यक्ति भी नहीं थी। अभी भी मीडिया हमें अभिव्यक्ति कहां देता है? अगर 65 लाख परिवारों का केस चल रहा है तो सरकार को जवाबदेही करने के लिए मीडिया सामने नहीं आया। आज सरकार के पास निवेदन जाके 6 महीने हो गए, और लेबर मिनिस्टर से माननीय कमांडर अशोक राउत सर जी ने 7 बार मुलाकात की है। टोटल 7 बार दिल्ली गए हैं, कई आंदोलन हुए हैं, लेकिन मीडिया ने उस आंदोलन को खाली थोड़ी देर के लिए कवरेज दिया और दबा दिया। लेकिन सरकार को नहीं पूछा कि वो गरीब पेंशनर लड़ रहे हैं, सरकार ने उनको न्याय दिया है क्या, या ये मुद्दे को सरकार दबा देना चाहती है। तो ये मीडिया ने वहां पे काम नहीं किया, और पिछले 6 सालों से समय पेंडिंग डाल दिया गया। दोस्तों, कई पेंशनर मर गए। दोस्तों, उसके अंदर अपने न्याय के प्रति लड़ते लड़ते कई पेंशनर मर गए। ये यहां पे अधिकार नहीं आया। आज पता चल रहा है कि देश का मीडिया टीआरपी के लिए काम कर रहा है, जनता के लिए तो मीडिया ने आज तक काम ही नहीं किया है। दोस्तों, फिर कहां से समानता आएंगी? दोस्तों, खाली इलेक्शन के दिन जनता को माए बाप कहा जाता है, जनता जनार्दन कहा जाता है। सरकार, आज मैं एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, सरकार को गालियां देके मेरे को मैं एक बात बोलता हूं आपको कि सरकार को गालियां देके, सरकार को नीचा दिखा के, सरकार के गलतियां दिखा के नुकसान किसका है?
वो पद का नुकसान है दोस्तों, उस व्यक्ति का नहीं। वो व्यक्ति आज वहां पे पद पे है, कल निकल जाएगा, लेकिन सरकारें आएगी जाएगी, देश था, देश है, देश रहना चाहिए। हमें हमारे भारत के पंत प्रधान के प्रति अभिमान होना चाहिए, हमें उनके न्याय प्रणाली के प्रति अभिमान होना चाहिए, हमें लेबर मिनिस्टर के प्रति अभिमान होना चाहिए। दोस्तों, यह अभिव्यक्ति की खूबसूरती है कि हमारे लेबर मिनिस्टर हमारे समस्याओं का निवारण कर रहे हैं, हमें न्याय दे रहे हैं, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए सोच रहे हैं। हमारे भारत के पंत प्रधान जो दुनिया में हमारा नाम रोशन करते हैं, अगर हमारे देश में अगर ऐसे वातावरण हो जाएगा कि गरीब पेंशनर सरकार के खिलाफ रास्ते पे बार बार उतर रहे और सरकार को कोई फर्क नहीं गिरता है क्योंकि सरकार बहुमत में है और सरकार सिर्फ सत्ता के बारे में सोच रही है, तो यह भी दुरुपयोग है। तो भारत के पंत प्रधान को भी यहां पे एक बात पता चलनी चाहिए कि अपन भारत को रिप्रेजेंट कर रहे, भारत गणराज्य को अपन रिप्रेजेंट कर रहे। हमें इस पद का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ये समस्त 125 करोड़ लोगों का ये यहां पे गौरव लगा है, भारत का इतिहास इसके पीछे छुपा है। अरे आज मैं भारतीय जनता पार्टी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं दोस्तों, इतना खूबसूरत महाराष्ट्र में इन्होंने इतिहास नागरिक शास्त्र का किताब बनाए है। मैंने 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के सारे किताबें खरीद लिए। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ना चाहता हूं कि भारत सरकार ने बच्चों के प्रति, उनके भविष्य के प्रति कौन सा सिलेबस दिया है और अभी नई शिक्षा नीति प्रणाली के प्रति अभी वो बच्चों को किस तरह से एजुकेट करना चाहते हैं। मेरे को अच्छा लग रहा है कि अच्छा एजुकेशन भारत सरकार दे रही है, लेकिन एजुकेशन दे रहे हो लेकिन समाज में बदलाव क्यों नहीं है? 65 लाख परिवार को न्याय क्यों नहीं मिलता है? बेरोजगारों के सवालों को सरकार जवाब क्यों नहीं देती है? उनके प्रति चिंतित क्यों नहीं है सरकार? ठीक है, मैं मानता हूं रोजगार का मुद्दा ये कोई 1-2 साल का मुद्दा नहीं है। पिछले 70 साल से भारत जूझ रहा है, देश में से गरीबी अज्ञान दूर करने के लिए भारत जूझ रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को इसमें 100% दोषी नहीं कहलाऊंगा, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि इतना खूबसूरत सिलेबस दिया बच्चों के लिए, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं भारतीय जनता पार्टी का। क्योंकि हम जो इतिहास पढ़े, नागरिक शास्त्र, मैं कहूंगा नागरिक शास्त्र 100 मार्क का पेपर हो, एक अलग से स्वतंत्र पेपर हो। नागरिक शास्त्र इस देश के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। एक बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन एक अच्छा नागरिक भी बनना जरूरी है। इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक बनना बहुत जरूरी है। उसे समाज में कैसा रहना है, क्या नहीं, अगर ये सारी चीजें उसको खूबसूरती से एक इजीएस्ट वे से अगर सीखने को मिलेंगी तो डेफिनेटली वो अच्छा नागरिक बन पाएगा। दोस्तों, अच्छी किताब बनाई है, मैं पढ़ रहा हूं, अभिव्यक्ति के बारे में बताया है और सरकार के ट्रांसपेरेंसी के, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में वहां पे बताया गया है। दोस्तों, बहुत अच्छा किताब बनाया है महाराष्ट्र सरकार। इसके लिए मैं आदरणीय माजी पंत प्रधान आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब को भी शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उनके कार्यकाल में ये जो ये महाराष्ट्र का एजुकेशन सिलेबस चेंज हुआ था, इतिहास और भारत का इतिहास, हमें हमारे भारत के इतिहास के प्रति हमेशा अभिमान होना चाहिए। जैसे कि आदरणीय आशुतोष राणा सर जी ने कुछ दिन पहले एक पोस्ट किया था। उन्होंने कहा था कि हम हमारे सांसद के प्रति, हमारे सरकार के प्रति हम गलत शब्द प्रयोग ना करें। डेफिनेटली ये बात सही है सर। ये एक आदमी कौन बात कर सकता है? एक मैच्योरिटी लेवल का आदमी ही ये बात कर सकता है कि हमने जो सरकार चुन के लाई है उस सरकार के प्रति हमें गलत शब्दों की धारणाएं यूज नहीं करनी चाहिए। लेकिन सर, कुछ लोगों के साथ इतना अन्याय होता है कि वो अंदर से मर जाते हैं सर। अपन 35 साल 30 साल नौकरी करके भी अगर उनका घर नहीं चल रहा है, उनकी आत्मनिर्भरता खतरे में आ चुकी है, उनका आत्मसम्मान खतरे में आ चुका है सर, तो भारत की सरकार को निवेदन देने के बाद में, वहां पे गिड़गिड़ाने के बाद में, कई आंदोलन करने के बाद में भी अगर भारत सरकार उन गरीबों को सुनती नहीं है तो फिर शब्द कहां से निकलेंगे सर? बताइए, गरीब जनता की दूरदृष्टि बड़ी होनी चाहिए या सरकार की दूरदृष्टि? गरीब जनता उदारमतवादी होनी चाहिए या सरकार उदारमतवादी होनी चाहिए? यह बात पता चलनी चाहिए भारत सरकार को कि गरीब पेंशनर वहां पे अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं, उनकी आत्मसम्मान को चोट पहुंची है। हमारा काम बनता है कि हम उन्हें न्याय दिलाना चाहिए। मैंने भारतीय जनता पार्टी को कहा क्या ये पाप भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे नहीं, ये जो गलतियां हुई है ये कांग्रेस सरकार उस समय था, उस समय ये गलतियां हुई है।
चाहे पीएसयू की बात हो, चाहे ईपीएस 95 पेंशनर्स की बात हो, चाहे फैमिली पेंशन की बात हो, ये सारी गलतियां कांग्रेस सरकार थी उस समय पे हुई है। ठीक है, मैं कांग्रेस सरकार को भी यहां पे दुश्मन बोलकर नहीं देख रहा हूं। ठीक है, अज्ञान के चलते, जैसा मेरे अंदर अज्ञान है, मेरे पिता के अंदर अज्ञान था, वैसे ही कांग्रेस पार्टी के भी अंदर अज्ञान हो सकता है। ऐसे जरूरी नहीं है कि सरकार के अंदर अज्ञान नहीं हो सकता। हर इंसान है, आखिरी में सरकार बोले भी तो इंसान ही है ना, गलतियां हर इंसान से होती है। तो आशुतोष राणा सर जी ने वहां पे कहा कि आप अपने सांसद के प्रति ऐसे शब्द प्रयोग ना करें, ये बहुत मैच्योरिटी लेवल है। आदरणीय आशुतोष राणा सर जी का मैं रेस्पेक्ट करता हूं, एक बहुत अच्छे उम्दा कलाकार है। उम्दा कलाकार होने के साथ साथ वो एक अच्छे लेखक भी है, बहुत अच्छी किताबें उन्होंने लिखी है। एक समाज के अंदर एक संवेदनशीलता का उन्होंने एक नाम अजरामर किया है। इतिहास को, वो अपने भारत के इतिहास को इतना अच्छे से पढ़ाई कर चुके हैं, वो अभ्यासु है, और वो अपने भारत के इतिहास के प्रति हमेशा से श्रद्धावान रहे हैं, अभिमान करते हैं वो अपने भारत के इतिहास के प्रति। और मैं भी उनका अभिमान करता हूं कि मेरे देश के उच्च कोटि के कलाकार आदरणीय आशुतोष राणा सर जी ने वहां पे जो बात कही है, मैं कई दिनों से उस बात के बारे में सोच रहा था, लेकिन आज वो बात निकाली है। मैं आशुतोष राणा सर जी से कहना चाहता हूं, मेरे को भी थोड़ा सा मेमोरी फ्रैगमेंट्स की तकलीफ है, कभी कभी मैं भूल जाता हूं उन बातों को, बात करता हूं लेकिन बाद में आगे उसको इनिशिएट करके कंप्लीट करने में मैं भूल जाता हूं। तो सर ठीक है, कोई बात नहीं, वो मेरा हेरिडिटी होगा, पता नहीं क्यों है क्या नहीं। लेकिन सर आपने जो बात कही मैं रेस्पेक्ट करता हूं सर उस बात को, और 100% एग्री भी करता हूं सर उस बात की, कि अपन अपने सरकार के, चुने गई सरकार के प्रति गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन भारत सरकार का भी दायित्व बनता है कि कौन से लोग अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं, कितने निवेदन दिए। भारत सरकार ने अगर काउंट करना चाहिए, माननीय लेबर मिनिस्टर, माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, माननीय संतोष गंगवार जी सर ने एक बार सोचना चाहिए कि आदरणीय कमांडर अशोक राउत सर जी ने कितने निवेदन दिए, कितनी बार उनकी बैठकें हुई है, लेकिन अभी तक न्याय नहीं हुआ है। अभी भी आप कहते हो कि बैठक करनी है, बैठक करनी है। सर आप चाहते क्या हो, आप चाहते क्या हो? इन गरीब पेंशनरों को क्यों पेंडिंग में रख रहे हो? न्याय देना नहीं चाहते तो साफ कह दो सर कि ये मेरे हाथ का नहीं है, मैं नहीं न्याय कर सकता हूं। बताइए कि गरीब पेंशनरों का पैसा नहीं है, उनका पैसा नहीं है, उनको अधिकार नहीं है अपना न्याय मांगने का, कह दीजिए सर, मरने दीजिए। ऐसे भी पेंशनर मर रहे, वैसे भी मर जाएंगे। पूरा जिंदगी तो जो गरीबी में निकाले हैं, आत्मसम्मान को लज्जित करके जिन्होंने जीवन निकाला है, ईमानदारी दिखा के, मेहनत करके, उसी गरीबी में अपने परिवार को चलाया है, उन तकलीफों के बावजूद भी अपने परिवार को चलाया, गलत काम नहीं किए उन्होंने। वो 1% भी वहां पे रिस्पॉन्सिबल नहीं, सारी की सारी गलती भारत सरकार की थी। चाहे फैमिली पेंशन हो या ईपीएस 95 हो, ये भारत सरकार ने लाए वाली रणनीति थी, ये प्लानिंग उनकी थी। तो उनका दायित्व था कि इन गरीब पेंशनरों के प्रति वो जवाबदारी हो, उनको न्याय दिला के दे। पार्टी कोई भी रहने दीजिए सरकार में, लेकिन ठपका तो भारत सरकार पे लग रहा है। सर मेरे को भी नहीं लगता सर, मैं भी चाहता हूं अपने खासदार को रेस्पेक्ट से देखूं, मैं भी चाहता हूं अपने आमदार को रेस्पेक्ट से देखूं, मैं भी चाहता हूं अपने लेबर मिनिस्टर को सल्यूट करूं। लेबर मिनिस्टर सर सबसे खूबसूरत, अगर मंत्रालय में सबसे खूबसूरत पद कौन सा है तो उसके अंदर लेबर मिनिस्टर है सर। एजुकेशन मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर, ये लोग कितने अच्छे होते हैं। एक आदिवासी कल्याण कामगार मंत्री, ये कितने अच्छे हैं, कितना इनको जनता का कल्याण। सर मंदिर के पुजारी से ज्यादा इनको अधिकार मिले हैं सर। आशुतोष राणा सर, इन लोगों को बहुत अधिकार मिले, ये चाहे तो जनता का कल्याण कर सकते हैं, और पुण्य ही पुण्य है सर। जनता को गरीबी और अज्ञान से दूर करना ये हर नेता का कर्तव्य है सर, हर लोक प्रतिनिधि का कर्तव्य है कि उसकी गरीबी को कैसे दूर किया जा सके, उसके अज्ञान को कैसे दूर किया जा सके। अब आप मेरे को बताइए सर, 30 साल 35 साल नौकरी करके भी अगर कोई इंसान, सर पूरी आप सोचिए सर, आप नौकरी कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, आपको महीना भर भी तनख्वाह बस नहीं होती है सर, आपकी तनख्वाह 8 दिन में खत्म हो जाती है, क्योंकि पिछले महीने की उधारी चुकानी है सर। सर मेरे पिता ने पूरी जिंदगी 30 साल निकाले हैं सर, 30 35 34 साल सर्विस की है सर। 34 साल सर्विस में मेरे पिता ने पूरा महीना भी, उनको पूछिए मेरे पिताजी को क्या शौक पूरे किए, घर में क्या चीजें दिलाई। मेरे घर में टीवी कब आई सर, ये भी देख लीजिए सर। उतनी कम तनख्वाह में बिना, मेरे पिताजी दारू नहीं पिए, मेरे पिताजी कोई अय्याशी के इसमें नहीं है
सर उस गरीबी में भी हम बाल बच्चों को उन्होंने ले, खुद मेंटल डिस्टर्ब थे, परिवार की तकलीफ थी, लोगों ने तकलीफ दी उन्हें, लेकिन फिर भी अपने बाल बच्चों के प्रति वो वैसे ही दिन निकाले सर उन्होंने। टीवी कब आई सर घर में, फ्रिज कब आया, किस तरह से जीवन निकाला सर हमने। गाड़ी कब आई सर, रिटायरमेंट के टाइम पे गाड़ी खरीदी सर, वो भी मेरे अंदर कहीं ना कहीं भौतिकता जिंदी थी, वो गाड़ी खरीदी सर 2004 में रिटायरमेंट के टाइम पे। ऑलमोस्ट रिटायर हो चुके थे सर मेरे पिताजी, 58 साल क्रॉस कर चुके थे सर उस समय। गाड़ी वो भी डाउन पेमेंट भर के सर, गाड़ी के हफ्ते फेड़े सर हमने, पूरे हफ्ते फेड़े। एनपीए डुबाने में हमारा कोई अधिकार, हमारा कोई ये नहीं है सर, देश का एनपीए भी हमने नहीं डुबाया सर। हमने उस गरीबी की रेस्पेक्ट की, उसी के साथ साथ हमने भारत देश की भी रेस्पेक्ट की सर। पूरी गाड़ी के हफ्ते फेड़े सर, 25,000 बाकी थे, एकदम पैसा भर दिया सर। रिटायरमेंट के बाद जो पैसा है उसमें से 25,000 भर के अपना लोन चुकता किया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया, एनओसी क्लियर किया सर। क्या फायदा सर ऐसी ईमानदारी का। भारत सरकार हमारे प्रति कोई न्याय के प्रति संवेदनशीलता नहीं दिखाती, मानवता नहीं दिखाती, एक इंटीग्रिटी नहीं दिखाती। क्या लेबर मिनिस्टर का दायित्व नहीं है ऐसे गरीब पेंशनर्स को न्याय दिलाने का, उनके ऊपर हुए अन्याय अत्याचार, उनके ऊपर हुए शोषण को वहां पे न्याय दिला के उन्हें सम्मानित करने का? क्या यह भारत सरकार का दायित्व नहीं है क्या सर? आशुतोष राणा सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, आप भारत सरकार को जवाबदेही कर दिए। किसी को भी गालियां देने का मेरे को कोई शुक्रिया ये नहीं है सर। मैं अपने लेबर मिनिस्टर को सैल्यूट करना चाहता हूं, मैं भारत के पंतप्रधान को सैल्यूट करना चाहता हूं सर, लेकिन हमारे प्रति, हमारे दर्द के प्रति, हमारे ऊपर हुए अन्याय के प्रति भारत सरकार को कोई पाजर नहीं फूटता सर, कोई उनके अंदर एक संवेदनशीलता नहीं जागती सर। 65 लाख परिवार है सर, 65 लाख परिवार, क्या ये भारत देश के परिवार नहीं? क्या इन्होंने भारत सरकार को वोटिंग नहीं डाली है? क्या इन्होंने भारत सरकार का सम्मान करने में कहीं कमी दिखाई है क्या सर? वैसा है तो बता देना, भारतीय सरकार ने बता देना चाहिए कि हमने भारत सरकार का अपमान किया है और क्यों किया है, वो भी बता देना चाहिए सर। क्या हम वहां पे हमारा रोष व्यक्त करने का हमें अधिकार नहीं है क्या सर? सर हमारा टीवी पे न्यूज नहीं दिखाया जाता, हमें भारत सरकार से बात करने का मौका नहीं मिलता सर, फिर हम कहां हमारा रोष कहां व्यक्त करें? ये तो शुक्रिया अदा इस फेसबुक का कि हमें मौका मिल रहा है कि फेसबुक के जरिए हम अपनी बात रख सकते हैं, जनता से अपनी बात कर सकते हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। हमारे कोई बड़े बड़े कॉन्टैक्ट नहीं है कि लोक प्रतिनिधियों से भारत के पंतप्रधान तक, भारत के लेबर मिनिस्टर तक हमारी आवाज पहुंचाई जा सके। लेबर मिनिस्टर को कितने निवेदन दिए गए सर, और क्या बाकी है सर, और कौन से आंदोलन बाकी है? रोज पेंशनर मर रहे सर, लेकिन भारत सरकार को इन गरीब पेंशनरों के प्रति दर्द नहीं होता है सर। आप बोलिए मेरे को, अगर मैं आपको, आपके परिवार को रेस्पेक्ट नहीं करूंगा सर, आप करोगे क्या मेरी रेस्पेक्ट? आप मेरे को गालियां दोगे कि नहीं? अगर मैं आपको गाली देता हूं तो आप मेरे को गाली दोगे कि नहीं सर? अगर मैं आपके ऊपर हाथ उठाता हूं तो आप मेरे पे हाथ उठाओगे कि नहीं सर? ये बताइए सर। ये भारत, ये मनुष्य के योनि का ये है ना सर, यही बात है। फिर भारत सरकार को मैं कैसे, आज भी तिरंगे को सर आज मैच्योरिटी आई है सर, आज भारत के तिरंगे को देखता हूं तो अभिमान नहीं होता है सर, नहीं होता है सर। आज मैं भारत के तिरंगे को देख रहा हूं तो मेरे को आशा है कि भारत का तिरंगा मेरे को न्याय दिलाएगा सर, लेकिन मैं अभिमान से क्यों नहीं देख सक रहा हूं? क्योंकि भारत का तिरंगा मेरे को न्याय नहीं दिलाता सर। भारत का तिरंगा, एक बचपन में मैं स्कूल में जाता था, कॉलेज के पीरियड तक, जब तक मेरे को यह शोषण पता नहीं था सर, तब तक मैं भारत के तिरंगे को सल्यूट करता था, अभिमान करता था, अभी तक करता। लेकिन आज जो हालात, आज जो सच्चाई मेरे सामने आई है सर, आज मैं भारत के तिरंगे की ओर आशा भरी नजरों से देख रहा हूं, अभिमान से नहीं देख रहा हूं सर, आशा भरी नजरों से देख रहा हूं। भारत को आजाद हुए 73 साल हो चुके हैं सर, लेकिन आज भी ऐसे शोषण के केस इस देश में है, ऐसे 65 लाख परिवारों के साथ अन्याय होता है सर, फिर भी उनको न्याय नहीं मिलता सर। ये बहुत बुरी बात है, ये सही चीज नहीं है सर। जिस गरीबी का हमने सामना किया सर, 8 दिन भी तनख्वाह बस नहीं होती थी सर, इधर उधर से पैसे लेना पड़ता था सर। 8 दिन भी मेरे पिता को तनख्वाह बस नहीं होती थी, पूरी जिंदगी निकाले सर, 34 साल सर्विस ऐसे ही मेरे पिता ने की है सर। कैसे होगा सर, बताइए? भारत सरकार के प्रति न्याय कैसे करूं सर? कैसे भारत के पंतप्रधान को सल्यूट कैसे करूंगा सर? आप मेरे को बोलिए। भारत के लेबर मिनिस्टर को, मेरे भारत के पंतप्रधान के प्रति अभिमान नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर।
भारत की जनता ने बहुमत से सरकार चुन के लाई है। भारत के पंतप्रधान एक गरीब घर से पंतप्रधान आदमी बना है। मैं एक गरीब घर से बिलोंग करता हूं, मेरे को फकर होना चाहिए सर। लेकिन भारत के पंतप्रधान को इतने निवेदन देने के बाद, इतने आंदोलन होने के बाद भी अगर इतना समय पेंडिंग दिया जा रहा है, गरीब पेंशनर मर रहे सर, और हमारे आत्मसम्मान के प्रति, हमारे दर्द के प्रति अगर भारत सरकार के अंदर थोड़ी भी संवेदनशीलता नहीं है, तो फिर मैं कैसे फकर करूंगा अपने लेबर मिनिस्टर पे। ये लेबर मिनिस्टर का दायित्व है सर। लेबर मिनिस्टर बहुत बड़ी पोस्ट है सर। सर भविष्य उनका, उन लेबर्स का भविष्य सिक्योर करना ये प्राथमिकता है सर लेबर मिनिस्टर की। आत्मकल्याण करना उनका, उनको गरीबी और उनको अज्ञान से दूर करना ये लेबर मिनिस्टर का दायित्व है सर। ऐसा लेबर मिनिस्टर है सर, ऐसा होना चाहिए। मैं माननीय संतोष कुमार गंगवार सर जी से कहना चाहता हूं कि सर मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है सर। सर मेरे को आपके पद से मेरे को कोई आपसे ईर्ष्या नहीं है सर। लेकिन ईर्ष्या कब उत्पन्न होती है सर? जब न्याय प्रणाली खंडित हो जाती है और लोगों के अधिकारों को छीन लिया जाता है, लोगों के दर्द के प्रति असंवेदनशीलता दिखाई जाती है। कॉमन आदमी को सर, मेरे को एक आम आदमी बन के जीने का कोई तकलीफ नहीं है सर, नहीं है सर मेरे को आम आदमी बन के रहने का। सर मोहब्बत क्या है सर? सर इंसानियत क्या है सर? सर मैं आज एक वीआईपी आदमी हूं तो मेरे को मरना है सर, एक दिन मेरे को मरना ही है सर। सबके साथ जन्म मृत्यु जरा व्याधि हर इंसान को लगे वाला है। भगवान ने जो अवतार लिए उनको भी जाना पड़ा सर, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से गुजरे सर, उन्होंने भी अपना प्राण त्याग किया। फिर क्या करूं सर? ऐसा वीआईपी स्वभाव का क्या कर सकते हैं सर? आम आदमी के प्रति अगर कोई मर रहा है और मेरे को दर्द नहीं हो रहा है तो फिर मैं इंसान नहीं हो सकता सर। सर मैं मेरे बहुत बहुत बुरे समय से गुजरा हूं सर। किस समय से गुजरा हूं ये सिर्फ मैं जानता हूं सर, या फिर मेरे पिता जानते हैं, मेरी मां जानती है। मेरे पिता ने कैसे नौकरी की है ये मैं जानता हूं, मेरे बहन नहीं जानते, मेरी मां नहीं जानती मेरे पिता ने कैसी नौकरी की है। वो सिर्फ मैं जानता हूं मेरे पिता ने कैसी नौकरी की है, किस तकलीफों के साथ नौकरी की है, किस दर्द के साथ, किस राजनीति को मुंह तोड़ जवाब देते देते मेरे पिता यहां तक पहुंचे सर। ये सिर्फ मैं जानता हूं। मैंने मेरे पिता की आत्मा देखी है सर। सर मैं मेरे पिता के आत्मसम्मान के प्रति अपना बचा हुआ समय कुर्बान कर दूंगा सर। नहीं दे सकते आप न्याय, मत दीजिए। आपका जो प्रोसेस है जिंदगी भर चलने दीजिए सर प्रोसेस। मैं उस प्रोसेस के लिए वहां पे जवाब दूं, मरे जब तक समय बिताऊंगा सर, कोई फर्क नहीं गिरता सर मेरे को। मैं मेरे घर को वापस जाना चाहता हूं सर, मैं यहां से निकल जाना चाहता हूं, दोबारा इधर वापस नहीं आना चाहता हूं। यहां बहुत जख्म है सर, यहां बहुत जख्म है, और वो जख्म मेरे शरीर पे नहीं है सर, मेरी आत्मा के ऊपर जख्म है सर। अब वो मैं भूल जाना चाहता हूं। मेरे को किसी से कोई नाराजगी नहीं, कोई दर्द नहीं सर। मैं अपने पुराने वातावरण में चला जाना चाहता हूं, अपने मिट्टी के पास चला जाना चाहता हूं, जहां की मिट्टी से ये बीजारोपण हुआ था, ये वृक्ष वहीं जाके ढेर हो जाना चाहता है सर, उसी मिट्टी में ढेर हो जाना चाहता है सर। अब थक चुकी है आत्मा, ज्यादा बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है सर। अब थक चुकी है आत्मा, ज्यादा बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है सर। लेकिन एक चीज के लिए मैं बोलना चाहता हूं कि मैंने आपके ऊपर रोष व्यक्त किया है, मैंने आपके ऊपर अपनी नाराजगी व्यक्त की है, मैंने आपके ऊपर अपना गुस्सा व्यक्त किया है। लेकिन दुश्मनी, आपने जो मुझसे दुश्मनी निकाली है वो दुश्मनी मेरे अंदर नहीं है, मेरे किसी भी वंशज में नहीं है। आप मेरे किसी भी वंशज तक चले जाइए सर, मेरे दादा इतने बड़े परिवार से होने के बावजूद सर बिना लाइट के सोए सर, बिना लाइट के सोए। क्यों? क्योंकि वो राजनीति का शिकार हो गए थे सर, इस ब्रॉडकास्टिंग का शिकार हो गए थे सर। ठीक है, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं। मेरी दादी बिना लाइट के, बिना पंखे के सोई सर। मैंने अपने आंखों से देखा है अपने दादी को बिना लाइट, बिना पंखे के सोते हुए देखा है सर। क्यों सर? क्योंकि सरकार गरीबी दूर करना ही नहीं चाहती थी सर। सरकार चाहती है कि ये लोग गरीबी में मर जाए, ताकि इनको सपने देखने का तो मौका नहीं मिलना चाहिए, इनको सम्मान से जीने का भी, इनका आत्मसम्मान भी चोटित किया जाए, और इनका गुरूर भी बर्दाश्त किया जाए, इनका अभिमान भी बर्दाश्त किया जाए, इनकी गलत रणनीतियां भी बर्दाश्त की जाए सर। लेकिन गरीबों को वो तो कोई अधिकार नहीं है सर। गरीबों के अंदर इतना भी अभिमान दिखा, गरीबों के अंदर इतना भी अभिमान दिखा, इतना भी गुरूर दिखा, तो ये लगे तैयार हो जाते उनको रौंदने के लिए, उनको गरीबी में ढकेलने के लिए, उनके हक उनसे छीन लेने के लिए। सर ये कौन सा कानून है सर? भारत का संविधान ये किसी को भी इसकी इजाजत नहीं देता है सर। लेकिन ये पाप हुए हैं सर, ये लोग छुपाएंगे लेकिन ये पाप हुए हैं सर। लेकिन मैं फिर भी किसी से मैंने दुश्मनी नहीं निकाली सर, मैंने अपना दर्द व्यक्त किया है। मेरा किसी से व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है, और ना ही मेरे को किसी को सजा देके अपने ऊपर अपनी आत्मा को संतुष्टि करवाना है। बस मैं यहां से चला जाना चाहता था। हाँ, लेकिन
मेरा एक ही मुद्दा था कि लोगों को ये सब कुछ पता चले, उनको महसूस हो। मैं नहीं चाहता हूं कि वो आके मेरे को माफी मांगे या कुछ और करे, मेरे को कोई लेना देना से सर। उनका मेरे को माफी मांगने से अच्छा उनको उनके गलतियों का एहसास हो जाए, ये भी काफी है सर। मेरी एक गलती हुई है, मैंने मेरी आत्मा को समझा नहीं सर, वरना अपने पिता के ऊपर इतना अन्याय होने नहीं देता था। मेरे पिता क्या, मैं किसी के भी पिता के ऊपर अन्याय नहीं होने देता था सर। मेरी बहन क्या, किसी के भी बहनों के ऊपर अन्याय नहीं होने देता था सर। लेकिन मेरे को सच्चाई बताई नहीं गई सर, और मैं कोई अंतर्यामी नहीं था कि पैदा होए बराबर मेरे साथ क्या हो रहा है मेरे को पता चलने के लिए। लेकिन उसका राजनीति हुई है सर, मेरा समय पेंडिंग किया गया है सर, मेरा समय बर्बाद किया गया है सर, और उसको गलत राजनीतिक रूप देके उसे एक अलग से विषय प्रदान किया गया सर। ठीक है, मैं किसी को दोष नहीं देता सर, मैं मेरा गुस्सा व्यक्त करना चाहता सर। कोई भी इंसान अगर उसको चोट लगती है तो वो दर्द बयान करता है सर, चाहे आत्मिक चोट लगो चाहे शारीरिक चोट लगो, वो किसी ना किसी को अपना दर्द बयान करता है, अपना गुस्सा व्यक्त करता है। एक आदमी जो करता है वही मैंने किया सर। मैंने कोई ऐसा अमानुष छल नहीं किया सर, मैंने कोई घटिया राजनीति नहीं की। मेरे को परिवार के ऊपर राजनीति पसंद नहीं है सर। यह हमारे परिवार ने पहले भी इसका विरोध किया है कि परिवार के ऊपर राजनीति नहीं होती है। और जब परिवार के ऊपर राजनीति होती है तो आपने महाभारत भी देखा है, आपने रामायण भी देखा है, वहां पे आपने मंत्रा भी देखी है, वहां पे आपने शकुनी भी देखा है सर। ये ऐसी चीजें होती है सर। इन चीजों का मेरे को कोई ये मेरे को पुराना है सर, ये सब कुछ देख के मैं थक चुका हूं। इस विषय के ऊपर मेरे को ज्यादा बात नहीं करनी है। लेकिन लेबर मिनिस्टर को मैं फकर कब करूंगा सर? लेबर मिनिस्टर को फकर करूंगा ये गरीब पेंशनरों को न्याय मिलने के बाद। सर मेरा हीरो बनने से कोई फायदा नहीं है सर, देश में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन जनता के अंदर लीडरशिप जाग जाए, सरकार के अंदर संवेदनशीलता। सर मैं भारत सरकार से एक बात कहना चाहता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज क्यों क्यों उनको माना जाता है, क्यों उनको पूजा जाता है? क्योंकि उन्होंने भारत के जनता के आत्मसम्मान, उनके धर्म के रक्षा के प्रति, उनके अस्तित्व के प्रति, चलो धर्म भी छोड़ दो, चलो उनके धर्म को भी छोड़ दो, कुछ देर के लिए आत्मसम्मान के लिए भी छोड़ दो, लेकिन अस्तित्व की रक्षा के लिए उन्होंने हिंदवी स्वराज वहां पे स्थापन किया था सर। कई बातें बताई गई कि उन्होंने मुसलमानों से युद्ध लड़ा। नहीं सर, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है कि उन्होंने किसी धर्म के खिलाफ लड़े। उन्होंने किसी धर्म के खिलाफ नहीं लड़े, उन्होंने गलत के खिलाफ लड़े सर। आज मैं भारत सरकार से लड़ रहा हूं तो मैं मोदी जी से नहीं लड़ रहा हूं, मैं सिस्टम से लड़ रहा हूं। मैं संतोष गंगवार जी से नहीं लड़ रहा हूं, मैं सिस्टम से लड़ रहा हूं। मैं कहीं ना कहीं सिस्टम को बताना चाहता हूं कि थोड़ी सी तो भी, अरे उतने बड़े छत्रपति शिवाजी महाराज, वहां पे टीवी नहीं थी, वहां पे मीडिया नहीं था, वहां पे शिवाजी महाराज जितने शौर्य बताए उतने ही उनके अंदर संवेदनशीलता थी। तराजू तराजू दूध का दूध पानी का पानी है। महाराज जितना शौर्य बताए, जितना शौर्य दिखाया उन्होंने, जितना शौर्य यहां पे ये किया, उतना ही उनके अंदर संवेदनशीलता थी। महाराज को तलवार उठा के कोई खुशी नहीं थी, वहां पे मजबूरी थी, वहां पे जरूरी था। वो चीज उन्होंने की है। उन्होंने किसी की हत्या नहीं की है, उन्होंने वहां पे रक्षा की है, अपने प्रजा की रक्षा की, अपने राष्ट्र की रक्षा की। उन्होंने किसी धर्म का वहां पे अपमान नहीं किया है, लेकिन वहां पे गलत का विरोध किया है सर। आज वैसे ही भारत सरकार का ये 65 लाख, ये नैक कमिटी, सर नैक कमिटी आने का रीजन क्या है? अगर भारत के राजनीतिक दल, चाहे भारत की सरकार हो चाहे भारत का विरोधी दल हो, अगर ये ईमानदारी से, अच्छा चलो ये भारत की सरकार भी छोड़ो, विरोधी दल भी छोड़ो, भारत के जो मजदूर के ट्रेड यूनियन है सर, ट्रेड यूनियन ने भी ईमानदारी से काम किया होता तो नैक कमेटी का गठन नहीं होता था। नैक कमेटी मजबूरी में आई है, किसी खुशी से नहीं आई है। और ये इतिहास बना दिया। नैक कमेटी ने साबित किया सर कि भारत का इतिहास में हमेशा से क्रांति होती आई है। लेकिन सर मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्रांति यानी बहुत बड़ा बात नहीं होता है सर, मजबूरी होती है सर क्रांति। एक बात आपको कहना चाहता हूं कि शिवाजी महाराज ने कोई पराक्रम दिखाने के लिए तलवार नहीं उठाई थी, मजबूरी में उठाना पड़ा था। वहां पे जनता का अस्तित्व धोखे में था, वहां पे प्रजा का अस्तित्व धोखे में था। तो महाराज ने कहा कि आत्मसम्मान से बड़ा कोई नहीं, किसी के अस्तित्व से बड़ा कोई नहीं, इसीलिए मैं तलवार उठा रहा हूं। किसी की जान लेना मेरे को खुशी नहीं दे सकता, तो वहां पे रक्षा करने के लिए तलवार उठाए वाली है। ये थोड़ा सा इतिहास आपको चेंज करना पड़ेगा
किसी का भी आप कुछ भी लिखते हो, किताबों में लिखते हो। एक लड़की ने बीच में कहा था कि पॉलिटिशियन कहा था, मैं कहना चाहता हूं कि महाराज को पॉलिटिक्स से दूर रखो, इस चीज का कोई लेना देना नहीं है, पॉलिटिक्स से महाराज दूर रहेंगे। और बाबा साहेब अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा है वहां पे भी उन्होंने शाहू फुले अंबेडकर जी के जो भी विचार है या फिर उनके वो छोड़ के शिवाजी महाराज के भी बारे में जो बताए वाला है, उन चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। रहते से राज्य थोड़ा चाहिए, संवेदनशीलता भारत सरकार के अंदर पारदर्शी जैसे चाहिए वैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। वहां पे पारदर्शी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी भी बहुत जरूरी है दोस्तों। सेंसिटिविटी, जिस सरकार में सेंसिटिविटी नहीं है वो जनता अन्याय के साथ लड़ते लड़ते मर जाती है, क्रांति करते करते मर जाती है, लेकिन न्याय नहीं मिलता है, रक्षा नहीं होती है दोस्तों। अन्य गुनाह के जो क्राइम होता है, क्राइम के खिलाफ, क्राइम के लिए हम वहां पे कानून रखते हैं, लेकिन क्राइम के लिए हम वहां पे कुछ एजुकेशन भी रखना चाहिए कि क्राइम ना हो। क्राइम के लिए हमने कानून तो बना लिया कि ऐसा होगा तो ये क्राइम है, ऐसा होगा तो ये धारा लगाई जाएंगी, लेकिन वैसा ना हो उसलिए हमने सरकार ने कोई ठोस योजनाएं नहीं की है दोस्तों। रास्ते के ऊपर प्रेत आत्मा, प्रतिकृति प्रेत आत्मा निकाली जाती है सरकार के खिलाफ, मैं इसका विरोध करता हूं और ये आगे चल के समाज में नहीं निकालना चाहिए। ये प्रतिकृति प्रेत आत्मा, ये हिंदू धर्म का अपमान है दोस्तों, ये नहीं चलेगा, इस देश में नहीं चलेगा। आपको शर्म आनी चाहिए। जो लोग भी प्रतिकृति प्रेत यात्रा निकालते हैं, कब से निकाला जा रहा है भारत में मेरे को नहीं पता, ये प्रेत यात्रा का जो आंदोलन होता है ये बंद होना चाहिए। ये हिंदू धर्म का अपमान है और किसी के भी रीति रिवाजों को, आपको किसी के भी संस्कृति को आपको मजाक उड़ाने का वहां पे कोई अधिकार नहीं है। वो बंद होना चाहिए। वो नहीं चलेगा, वो महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, नहीं भारत में नहीं चलेगा, वो चीज नहीं चलनी चाहिए, वो सही नहीं है दोस्तों। हम किस नेताओं का, हम सरकार का वहां पे प्रतिकृति निकालते दोस्तों। आपको अंत्य यात्रा मजाक लग रही है क्या? अंत्य यात्रा को आप मजाक से देखते हो, ये चीज सही नहीं है। और राम का तो नाम वहां पे मत लो, राम का नाम अगर खबरदार वहां पे आपने राम का नाम लिया तो ये सही बात नहीं है दोस्तों। वहां पे वो चीज मत लाइए, वो सही नहीं है। पॉलिटिक्स में इन चीजों का आप कौन से धार्मिक प्रक्रियाओं को वहां पे इंप्लीमेंट कर रहे हो, ये चीज सही नहीं है। वो हिंसा काउंट होगा, वहां पे उसे हिंसा कहा जाएगा। जोड़ो मारो आंदोलन करते हो सर, वो भी गलत है, वो भी बंद होनी चाहिए, बहुत पहले से चल रहा है, वो बंद होना चाहिए, वो सही नहीं है। आप शब्दों से कहिए, आप अपने घर पे कहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब आप रास्ते पे उतरते हो, जब आप किसी के फोटो को मार रहे हो, ये चीज सही नहीं है, ये भी हिंसा का भाग है। किसी अधिकारी को आप शाही पोतते हो, उसको जाके शाही लगाते हो, काली शाही पोतते हो, ये भी हिंसा का भाग है। ठीक है, कोई शासकीय अधिकारी गलत है, उसको वहां पे कानून है, उसको वहां पे ठीक किया जाएगा कानून के तरह, लेकिन आपको शाही पोतने का किसी भी संगठन को वहां पे अधिकार नहीं है, उसे भी हिंसा में काउंट किया जाएगा। अहिंसा के बहुत मार्ग है, उन अहिंसा के मार्गों से आपको आंदोलन करने की अभिव्यक्ति दी गई है। आपको सरकार के प्रति या किसी नेता के प्रति, आपका जो भी संगठन के प्रति आपका रोष है, आप अहिंसा के मार्ग से व्यक्त कर सकते हो। आप अपना दर्द वहां पे बयान कर सकते हो, आप अपना विरोध बता सकते हो, आप अपनी मांगे मांग सकते हो, लेकिन ये कुछ चीजें हमें ध्यान देना चाहिए। प्रतिकृतात्मक प्रेत यात्रा आपको निकालने का अधिकार नहीं है, और रुक जाना चाहिए। और इसको मैं समस्त धार्मिक संस्थाओं से यही बात कहना चाहता हूं कि ये बंद होना चाहिए। ये जितने भी हिंदू संगठन या अन्य मुस्लिम संगठन जो भी है, वो सब ने सामने आना चाहिए, और धर्म को अलग रखना है, राजकारण को अलग रखना है, इनका मिक्स नहीं होना चाहिए, जिससे आगे चल के आने वाले पीढ़ियों को गलत संस्कार मिल सकते। वो चीजें मत कीजिए आप लोग, मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि मेरी केस तो बहुत अलग है दोस्तों। मैं तो आपको क्या बता सकता हूं इस विषय के ऊपर, लेकिन ये चीज सही नहीं है दोस्तों। भारत सरकार ने थोड़ा सा तो भी ध्यान देना चाहिए, थोड़ी सी संवेदनशीलता, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी और थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। इन गरीब पेंशनरों को न्याय देना चाहिए। मोदी जी, आपके पैर धोना, मैंने कहा आपके पैर धोने के लिए मैं आतुर हूं मोदी जी, मैं आतुर हूं आपके पैर धोने के लिए। माननीय संतोष कुमार गंगवार जी के पैर धोने के लिए, माननीय राहुल गांधी जी के पैर धोने के लिए मैं आतुर हूं सर। ये किसी को ये सम्मान देने की बात है सर। अगर आप हमें न्याय दिलाते हो सर,
न्याय दिलाने वाला बहुत बड़ा होता है सर, न्याय न्याय दिलाने वाला बहुत बड़ा होता है। उसलिए मैंने आपसे कहा, मेरे को आपका कोई नहीं चाहिए, आपके पॉलिटिकल कांटेक्ट नहीं चाहिए, आपकी पॉलिटिकल पावर नहीं चाहिए, ना ही मैं आपके पॉलिटिकल पार्टीज में ज्वाइन होना चाहता हूं। मेरे को कोई वहां पे टीवी के ऊपर आने का भी कोई जरूरत नहीं, ना ही फोटो खींचिए, कुछ नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ पे न्याय करते हो तो मेरे को खुशी होंगी आपके पैर धोने के लिए सर, क्योंकि जो न्याय करता है वो बड़ा होता है सर, दूसरा कुछ नहीं। उस पद की गरिमा रखिए सर, अपने देश के गौरवशाली इतिहास को बनाए रखे सर। उस गौरवशाली इतिहास को जब भी आने वाली जनरेशन देखे, एक फकर से देखे कि हमारे पंत प्रधान ने गरीब पेंशनरों को न्याय दिलाया था, हमारे श्री राहुल गांधी सर ने, कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी सर ने गरीब पेंशनरों को न्याय दिलाया था। ये वहां पे बात आनी चाहिए सर, ये बात आपके मैं कहना बहुत जरूरी है। हाँ, आपके प्रति मेरा रोष, गुस्सा मैं व्यक्त करता हूं सर। एक इंसान को अपना गुस्सा व्यक्त करने का, अपना रोष व्यक्त करने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए सर, और अहिंसा के मार्ग से वो पूरी तरह से मैंने वही कोशिश की। कहीं कुछ गलत शब्द कहे होंगे माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी से, माननीय संतोष कुमार गंगवार सर जी से, माननीय श्री राहुल गांधी जी से, तो मैं माफी चाहता हूं आपको अगर कहीं किसी शब्दों का गलत। लेकिन एक चीज है सर, आपके अंदर गरीब जनता के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, क्योंकि वो भी इंसान है सर, उनको भी आत्मसम्मान होता है, और उनको अन्याय होने के बावजूद भी अगर आप उनको इस तरह से उनको नजरअंदाज कर रहे हो, उनके न्याय प्रणाली को अगर आप समय बर्बाद कर रहे हो, तो ये चीज गलत है सर, ये बहुत गलत चीज है सर, ये अच्छा काम नहीं है सर। ये बात मैं आपसे कहना चाहता था सर। थोड़ा सा ध्यान देना है भारत सरकार ने। क्या सर, कितना इंतजार करवाएंगे, कितना क्या करेंगे? नहीं करना है तो कह दीजिए सर कि न्याय नहीं करना है, कह दीजिए एक बार को, वो भी तो मैटर खत्म हो जाएगा सर। और न्याय करना है तो कर दीजिए सर। रोज पेंशनर मर रहे सर, किसी पेंशनर को उसके जीते जी स्वाभिमान की जीत होंगी कुछ दिन तो भी, और कम से कम उसकी आत्मा कहेंगी कि भारत की न्याय प्रणाली सच में अभी भी कुछ हद तक तो बची है, जो ट्रांसपेरेंट है, जो जवाबदेही है, और जो संवेदनशीलता भी बताती है। भारत सरकार को थोड़ा सा समझना चाहिए कि भारत सरकार के ऊपर ठप्पा नहीं गिरना चाहिए। यह देश की लोकशाही की खूबसूरती का सवाल है, यह देश की लोकशाही की आन बान और शान का सवाल है, यह देश की न्याय प्रणाली के आन बान और शान का सवाल है दोस्तों। यहां पे ठप्पे लगेंगे तो आने वाले जनरेशन क्या कहेंगे दोस्तों, और यह कितना बड़ा दर्दनाक वातावरण रहेगा इस देश के लिए। यह सही चीज नहीं। हमारा इतिहास गौरवशाली है, हमारे इतिहास के प्रति हमें फकर होना चाहिए। मैं अपने तिरंगे को देख के फकर करना चाहता हूं। आज मैं आशावादी नजरों से देख रहा हूं, आज मैं भारत के तिरंगे को आशावादी नजरों से देख रहा हूं, क्योंकि न्याय नहीं मिलता दोस्तों। भारत सरकार के अंदर वो संवेदनशीलता नहीं, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। लेबर मिनिस्टर को लेबर्स के प्रति, पेंशनर्स के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं। माननीय संतोष कुमार गंगवार सर, मैं इंतजार कर रहा हूं सर कि आप न्याय करोगे और इस देश की लोकशाही को जिताओगे। ये न्याय दिलाने का काम सर आपका है, ये लेबर मिनिस्टर का कर्तव्य है सर। मैंने नहीं कहा कि ये पाप आपने किया है सर, मैंने कभी कहा कि आपको कि ये पाप, सर आप उस समय लेबर मिनिस्टर नहीं थे जब ये गलतियां हुई है सर। लेकिन सर 6 साल हो गए सर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आके, लेकिन आपने तो 2013 में कहा था कि इन गरीब पेंशनरों को न्याय दिलाएंगे। सर 2020 खत्म होने आ गया सर, 6 साल हो गए, कई पेंशनर मर गए सर। आपने दूसरी बार सरकार बना ली सर, कई पेंशनर मर गए इंतजार करते करते, लेकिन अभी तक उन गरीब पेंशनरों को न्याय नहीं मिला सर। 65 लाख परिवार कम नहीं होते सर, उनके बाल बच्चों का पैसा सरकार को या ईपीएफओ को रोकने का क्या अधिकार है सर? आप देखिए, आप मानव अधिकारों के हिसाब से देखिए, आप न्याय प्रणाली के हिसाब से देखिए सर, आपको पता चल जाएगा सर कि कुछ तो गलत हुआ है। और ये समय जो पेंडिंग डाला गया, इन गरीबों का पैसा, इनके आत्मसम्मान के ऊपर जो चोट पहुंचाई गई, ये गलत चीज है सर, गलत राजनीति है सर। इसका ये भारत के लिए और भारत के इतिहास के लिए और भारत के न्याय प्रणाली के लिए इसने आहत पहुंचाई है सर, इसने आहत पहुंचाई है। मेरा दर्द है, मेरा बोलने का काम है सर, मैं बोलता रहूंगा। मेरे आखिरी सांसों तक अपने पिता के लिए लड़ना पड़ेगा तो भी मैं लड़ने के लिए तैयार हूं सर, क्योंकि मैंने अपने पिता को, जिस तरह से उन्होंने नौकरी की है, मैंने देखा है सर अपने पिता को। वो जो दर्द से गुजरे हैं, वो दर्द से आप गुजर ही नहीं सकते सर, आप उस दर्द को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। ये नहीं लोग बर्दाश्त कर सकते, वो पुरानी मिट्टी से है, ये बात वो जानते हैं, लेकिन फिर भी वो रहे सर। क्या फायदा हुआ सर, उनके पूरे बचपन से उनके ऊपर राजनीति हुई सर, उनको क्या फायदा हुआ? जो राजनीति की गई वो लोग तो आगे निकल गए, उनका नाम बन गया, सारी चीजें हो गई, लेकिन जिसके ऊपर राजनीति हुई सर, उसको क्या मिला? सिवाय बेइज्जती के, अन्याय के, अत्याचार के, शोषण के, उस इंसान को क्या मिला? वो कैसा पत्थर बन के बैठा होगा सर,
12 साल से घर के बाहर नहीं, कुछ नहीं सर, उसका क्या आत्मसम्मान को चोट। आप अपने आप को रख के देखना सर वहां पे, फिर आपको पता चलेगा कि उसने कैसे जीवन बिताया है। मैंने देखा है, मैं आज अगर मेरे पिता का बेटा नहीं होता, अगर दोस्त होता, और अगर मेरे को यह कथा पता होती, तो भी मैं अपने बोले तो उनका जरूर साथ देता सर, क्योंकि मेरे को भारत के इतिहास के प्रति अभिमान है सर। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है इस डेमोक्रेसी में, बुरा लग रहा है सर। यहाँ पे डेमोक्रेसी की खूबसूरती को तहस नहस कर दिया गया सर। गरीब जनता के समस्याओं को देखने का, उनके ऊपर हुए अन्याय को देखने का सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का रवैया बेहद गलत है सर, बेहद गलत है। ये बहुत यहाँ पे मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकता। इसीलिए मैं भारत के तिरंगे को आशावादी नजरों से देख रहा हूं सर। मैं भारत के तिरंगे को अभिमान से देखना चाहता हूं। मैं भारत के पंतप्रधान को सल्यूट करना चाहता हूं। मैं भारत के लेबर मिनिस्टर को सल्यूट करना चाहता हूं। मैं भारत की डेमोक्रेसी को खूबसूरती से महसूस करना चाहता हूं सर, क्योंकि यहां पे पूरी जनता माए बाप होती है सर। लेकिन जो वातावरण पैदा किया गया, जो समय बर्बाद किया गया, इसका मैं विरोध करता हूं सर। यहां पे मैं निषेध करता हूं। ये मेरा भारत देश नहीं हो सकता है, ये मेरा महाराष्ट्र नहीं हो सकता है, ये मेरे शिवाजी महाराज की भूमि नहीं हो सकती है। यहां पे कुछ तो गलत हुआ है सर, यहां पे कुछ तो गलत हुआ है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। ज्येष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत। ज्येष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत। नैक कमिटी जिंदाबाद, नैक कमिटी जिंदाबाद। अशोक राउत सर आगे बढ़िए, अशोक राउत सर आगे बढ़िए। सत्यमेव जयते। थैंक यू सो मच।